Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट साइंस के कंपलसरी कोर्स के बारे में, जिसको कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स यानी कि AECC ऑन इन्वायरमेंट साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कंपलसरी कोर्स है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं, BA, BCom, BSc, BBA, BCA, BVoc, तो फर्स्ट ईयर में जो है ये कंपलसरी कोर्स आपको पढ़ना होता है। तो इस कंपलसरी कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में कि व्हाट इज बेसिकली इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द सिलेबस। So in the syllabus of environment science, in total there are 4 units with 15 periods devoted to each unit. So total 60 periods are there, 1 hour each. तो फर्स्ट यूनिट में जैसा कि आप देख रहे हैं, बेसिकली द टॉपिक्स आर मेनली इंट्रोडक्शन टू द एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंटल स्टडीज, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का, जिसको कि हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं, एनर्जी फ्लो, food chains, food webs, ecological succession, then different types of ecosystem like forest ecosystem, grassland ecosystem, और उसके बाद biodiversity है, what is biodiversity, what are the different types of the biodiversity, then conservation of biodiversity, then there is the topic on sustainable development, the concept of sustainability। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं यूनिट 1 में कवर किए जाएंगे। यूनिट 2 इज मेनली अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट। सो लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज विल बी कवर्ड अंडर द यूनिट 2। नाउ कमिंग टू द यूनिट 3। यूनिट 3 मेनली डील्स with the environment pollution and the environmental law. So different types of environment pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, ये सभी इसमें कवर किए जाएंगे। Then solid waste management will also be covered in this. Then ozone layer depletion, acid rain, then environment and different types of environmental laws like Air Act, Water Act, Environment Protection Act, then Wildlife Protection Act, Forest Conservation Act, then various international agreements like Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Convention on Biological Diversity, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे यूनिट 3 में कवर किए जाएंगे। और यूनिट 4 इज़ मेनली अबाउट इन्वायरमेंट एंड सोशल इश्यूज, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर दिस। देन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं लाइक चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट, बिश्नोईज, ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिट 4 में कवर की जाएंगी। देन इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर एक टॉपिक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिट 4 में कवर की जाएंगी। और एक जो टॉपिक है डेंजर्स एंड इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग कंजप्शन, ये पिछले 2-3 साल में जो है इन्वायरमेंट साइंस में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, और जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 4 में कवर की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है? बेसिकली एनवायरनमेंट मीन्स हमारे आसपास का जो आवरण है या वातावरण है, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स दैट सराउंड्स एंड इंटरेक्ट्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हमारे आसपास का जो भी आवरण है या वातावरण है जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें आती हैं, वो जो हमें सराउंड करती हैं और हमारे साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं मेनली, एक है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। मतलब बायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स जैविक पर्यावरण और एबायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स अजैविक पर्यावरण। तो बायोटिक इन्वायरमेंट या बायोटिक कंपोनेंट में जो हैं ऐसी चीज़ें आएंगी जो जीवित हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स।
और एबायोटिक और अजैविक इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें आएंगी जो जीवित नहीं हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर या क्लाइमेट के जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट को इस बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बेसिस पर ही मेनली 4 स्फीयर्स में डिवाइड किया गया है, दैट आर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर या इकोस्फीयर, जिसको हम इकोस्फीयर बायोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, तो एयर से हमारा एटमॉस्फेयर, वाटर से हाइड्रोस्फीयर, लैंड से लिथोस्फीयर, और एयर, वाटर और लैंड में अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी मिला दें तो वो हो जाता है हमारा बायोस्फीयर। तो इन चारों स्फीयर्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में। तो जो वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है, बेसिकली इट इज ए लेयर ऑफ गैसेस, एक गैसेस का आवरण है दैट सराउंड्स ए प्लैनेट। प्लैनेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे हम अर्थ में रहते हैं तो अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो a layer of gases that surrounds our planet Earth and held in its place by the planet's gravitational force। यानी कि जो गैसेस हैं उसको जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो गैसेस या एटमॉस्फेयर जो है हमारे प्लेनेट के आसपास जो है चिपका हुआ रहता है। अदरवाइज अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो वो गैसेस जो हैं वो आउटर स्पेस में जा सकती हैं विद इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग हिंदी में गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी कहते हैं। और अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि एक मिक्सचर ऑफ और गैसेस है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस प्रेजेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% है। सेकंड नंबर पर है ऑक्सीजन जो लगभग 21% है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड जो लगभग जो है 0.03% है। और इसके अलावा काफ़ी सारी जो है ट्रेस गैसेस हैं, जैसे वाटर वेपर्स हैं, आर्गन है और बाकी की इनर्ट गैसेस हैं। और एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की बात करें तो इसमें जो वायुमंडल है हमारे पृथ्वी का वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। और ये लेयर्स हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, यानी कि टोटल 5 लेयर्स हैं लगभग। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है वो ज़मीन से लगभग 12 से 18 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये ऊंचाई जो है इक्वेटर पर और पोल्स पे जो है वेरी करती है, कहीं पर ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है। और जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं जैसे बारिश है, ओलावृष्टि है, बर्फ़ है, ठीक है, आंधी है, तूफान है, जो भी है, ये सारी जो क्लाइमेट से या वेदर से रिलेटेड घटनाएं हैं वो हमारी कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, तो ये टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता रहता है और एयर जो है वो आपकी एक्सपेंड होती है, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, जैसे आप यहाँ हैं मंडी में हैं तो मंडी में जो है आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, शिमला जाएंगे वहाँ थोड़ा कम होगा, किन्नौर जाएंगे और कम होगा, उससे ज़्यादा हाइट के एरिया में चले जाएंगे लेह लद्दाख या कहीं और चले जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो है और कम हो जाएगा। सेकेंड जो लेयर है जहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म होती है उसको हम ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है लगभग जो है 11 से 50 किलोमीटर तक एक्सपेंड करती है। और यहाँ पर जो है एक इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है कि स्ट्रेटोस्फियर में जो है एक इंपॉर्टेंट गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और ये जो ओजोन लेयर है वो अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है उसको सन की जो हार्मफुल पैराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उससे बचाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि जो ओजोन है वो ग्रीन हाउस गैस भी है जो टेम्परेचर बढ़ने के लिए एक मेन कारक है। नेक्स्ट है फिर मीजोस्फियर। तो मीजोस्फियर की जो हाइट है वो 40-50 किलोमीटर से लगभग 80 to 90 किलोमीटर तक है। और इसमें अगेन जो है टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है।
और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो मेसोस्फीयर का है कि जो मेटेराइट्स हमारे आउटर स्पेस से कभी अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो ये जो मेटेराइट्स हैं वो ड्यू टू हाई रेट ऑफ फ्रिक्शन मेसोस्फीयर में जो है घर्षण की वजह से वो आग पकड़ लेते हैं और जलकर कई बार खत्म हो जाते हैं, और बड़ा मेटेराइट है तो वो अर्थ तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, मेसोस्फीयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की जो हाइट है वो 80-90 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अगेन इंक्रीज करता है। -86 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करता है। जैसे कि इसके नाम से ही आप जान रहे हैं, थर्मोस्फीयर, यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और इसका एक कारण ये भी है कि अब हम जो है जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं, हमारी जो सन से जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। और उसके बाद लास्ट लेयर है एक्सोस्फीयर, जो कि 800 से लगभग 3000 किलोमीटर तक है, और टेम्परेचर जो है वहाँ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से या उससे ऊपर ज़्यादा जो है वहाँ पर टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, और जितने भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं या स्पेस क्राफ्ट या शिप्स होती हैं वो हमारे एक्सोस्फीयर में होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ द नेक्स्ट स्फीयर इज हाइड्रोस्फीयर, जिसको कि हम जल मंडल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर विद्यमान जितना भी जल है, चाहे वो समुद्र में है, महासागरों में है, नदियों में है, झीलों में है, अंडरग्राउंड में वाटर है, या ग्लेशियर्स में है, या इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स है, हमारे पोलर आइस है। ठीक है, वो जितना भी वाटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज द पार्ट ऑफ आवर जलमंडल और हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ के वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे ओशियंस हैं, यानी कि जो हमारे सागर हैं, ऑल दोज ओशियंस और महासागर्स दे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स और कंटेन्स approximately 97% of the total water present on earth। तो जो टोटल वाटर है उसका 97% जो वाटर है वो हमारा ओशियंस में प्रेजेंट है, और ये जो हमारा वाटर है वो खारा पानी है, यानी कि ब्रैकिश वाटर है या सॉल्ट वाटर है। तो मात्र सिर्फ 3% ही पानी है जो हमारा फ्रेश वाटर है। ठीक है, अगेन ये जो 3% फ्रेश वाटर है, इसमें से भी 70% जो फ्रेश वाटर है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस, चाहे वो हमारा हिमालयन ग्लेशियर्स हैं या फिर जो है नॉर्थ या साउथ पोल पे जो बर्फ प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स, वो बर्फ है। ठीक है, तो 70% जो वाटर फ्रेश वाटर है वो आइस कैप्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है। बच गया 30%, उसमें से 29% वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि जो हमारे अंडरग्राउंड एक्वीफर्ट्स हैं या ग्राउंड के नीचे जो ज़मीन के नीचे जो पानी भूमिगत जल जिसको हम कहते हैं उस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है 29%। और बच गया जो 1% दैट इज द ओनली 1% ऑफ एसेसिबल वाटर। और ये जो 1% वाटर है इसका भी लगभग जो है 52% जो है झीलों में, बाकी का जो 38% है वो सॉइल मॉइस्चर की फॉर्म में, और जो है लगभग 8% जो वाटर है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में इन द एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 1% जो है रिवर्स में प्रेजेंट है, और बाकी का 1% जो है डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरी पृथ्वी पर उनमें प्रेजेंट है। तो ये हो गई हमारी वाटर की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में जो डायग्राम आप देख रहे हैं दैट इज द डायग्राम ऑफ ए वाटर साइकिल, जिसको कि हम जल चक्र भी कहते हैं। तो वाटर साइकिल का जो सिंपल सा मतलब है वो ये है कि किस प्रकार से जो वाटर है अर्थ के ऊपर आता है और किस प्रकार से वो वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, उसी के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाटर अर्थ में आता कैसे है। तो वाटर के अर्थ में आने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, नंबर 1 मतलब जो प्रेसिपिटेशन बेसिकली उसको हम कहेंगे, तो बारिश की फॉर्म में आ सकता है, बर्फ़ की फॉर्म में आ सकता है, ओलावृष्टि की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, रेन, स्नो एंड हिल स्टॉर्म्स की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, और जो वाटर अर्थ के ऊपर आएगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कुछ पानी जो है रन ऑफ की फॉर्म में जो है नदियों नालों में बहकर जो है समुद्र में पहुंच जाएगा, और कुछ पानी जो है ग्राउंड में जो है परकुलेट हो जाएगा और सॉइल मॉइस्चर का पार्ट बन जाएगा या फिर अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, रन ऑफ वाटर और इनफिल्ट्रेशन वाटर, इनफिल्ट्रेटेड वाटर की फॉर्म में। ठीक है, अब जो हमारा वाटर है वो हमारे नदियों नालों या फिर हमारे ग्लेशियर्स में या फिर समुद्र में आ गया है।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ये वापस कैसे जाता है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में जाने का जो मेथड है, नंबर 1 इज योर इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है, जब लिक्विड फॉर्म से जो पानी है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी को हम इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण जो है आपका समुद्र से भी होगा, नदियों से भी होगा। ठीक है, हम लोग घर में कपड़े धोते हैं, सूखने डालते हैं, वहाँ से भी होगा। ठीक है, तो मतलब हर जगह से वाष्पीकरण होगा, जहाँ से भी वाष्पीकरण होगा वो अल्टीमेटली आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा। दूसरा, जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके पत्तों में, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से भी वाटर जो है वो बाहर निकलता है, इवेपोरेट करता है, जिसको कि हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जो हमारे ग्लेशियर्स या आइस कैप्स हैं, वहाँ से जब जो वाटर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, बर्फ की फॉर्म में प्रेजेंट है, डायरेक्टली उसकी वॉश बन जाती है वहाँ से, तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब कि वो डायरेक्टली बर्फ से आपके वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो वाटर जो है वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और सब्लिमेशन, इन 3 मेथड से जो है वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाकर ये जो है दोबारा से कंडेंस करेगा, कंडेंस करके इसके क्लाउड्स बनेंगे। ठीक है, और क्लाउड्स से फिर दोबारा से जो है प्रिसिपिटेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हिल स्टॉर्म्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है इन बिटवीन आवर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। नाउ द नेक्स्ट स्फीयर इज लिथोस्फीयर और स्थल मंडल। तो स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बेसिकली अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो हार्ड और सॉलिड लेयर है या सॉलिड जो भूभाग है, ठोस भूभाग है, उसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जितना भी लैंड सरफेस है दैट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। तो इट इज बेसिकली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सॉलिड एंड रॉकी क्रस्ट। तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम लोग बात करें, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, तो उसको 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। सबसे अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज कोर, जो कि लगभग मोल्टन फॉर्म में रहता है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर्स। और सेकंड पार्ट इज मेंटल, वो भी जो है अपर मेंटल, लोअर मेंटल के उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें कि जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है मोर और लेस मोल्टन फॉर्म में ही रहता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। और आउटर मोस्ट लेयर इज बेसिकली नोन एज द क्रस्ट, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जो कि टाइम के साथ जो है पृथ्वी ठंडी हुई, जिसकी वजह से वो सॉलिडिफाई हो गई। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है बेसिकली ये रिजिड है और काफ़ी जो है थिन लेयर है, लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक इसकी जो है थिकनेस है, इसी को हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो क्रस्ट है या लिथोस्फीयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो समुद्र, जो हमारे महासागर हैं, उनके नीचे जो क्रस्ट प्रेजेंट है दैट इज ओशियानिक क्रस्ट, और जो कंटिनेंट्स हैं यानी जो हमारे महाद्वीप हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पर बसे हुए हैं, उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरा लिथोस्फीयर है ये बेसिकली बना है डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दे आर बेसिकली लार्ज एंड रिजिड पीसीज ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर, जो कि एक दूसरे के साथ जो हैं जिगसॉ पजल मैनर में जो हैं फिक्स्ड हैं और मूव करती रहती हैं, कभी एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, और ये जो हमारा मोल्टन फॉर्म में जो मेंटल है या एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर ये फ्लोट करती रहती हैं, पार्शली मोल्टन फॉर्म में है वो, जिसकी वजह से ये फ्लोट करती रहती हैं और आपस में कई बार टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से जो कई तरह की जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक वोल्केनोज है या अर्थक्वेक्स हैं वो आते हैं। ठीक है, इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड 8 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स, जिससे कि हमारा लिथोस्फीयर बना है। तो जो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके नाम हमें थोड़ा पता होने चाहिए। तो ये जो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये हैं पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, अंटार्कटिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और इसके अलावा 8 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिससे कि हमारा लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल जो है वो बना है। Now the next sphere is biosphere
जिसको कि हम लोग हिंदी में जैव मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो बायोस्फीयर इज बेसिकली द जोन ऑफ अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जीवन है। तो बायोस्फीयर जो है बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, इन सभी को मिलाकर उसके साथ जो उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, इंसान हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन सभी को अगर हम मिला दें, ठीक है, यानी कि इन तीनों मंडलों के साथ यानी स्फीयर्स के साथ जब हम लोग लाइफ को मिला दें तो दैट बेसिकली बिकम्स द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, नंबर 1 इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है द डिफरेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग वर्ल्ड, जैसे डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरा है, फोना है, माइक्रोब्स हैं, उनमें जो डिफरेंसेस हैं या वेरिएशंस हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो फीचर है दैट इज इंटरकनेक्टेडनेस और रिलेशनशिप्स। तो जो डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं आपस में एज वेल एज विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं, एनर्जी फ्लो की फॉर्म में हो सकता है, फूड चेन्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ भी और अपने जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, एयर, वाटर, सॉइल, उनके साथ भी, ठीक है। तीसरा है एनर्जी फ्लो। तो इकोसिस्टम या बायोस्फीयर में जो एनर्जी है वो फ्लो करती है, ठीक है। जैसे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है। सन से जो है एनर्जी किस में आएगी, प्लांट्स में आएगी। प्लांट से एनर्जी किस में आएगी, एनिमल्स में आएगी। एनिमल्स से एनर्जी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर मूव करती रहती है, ठीक है। तो किस प्रकार से एनर्जी मूव करती है, कितनी एनर्जी मूव करती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे बायोस्फीयर का। नेक्स्ट है फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं जिससे हमारी लाइफ बनी है और जो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है, चाहे वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, वाटर है या और कोई एलिमेंट्स हैं। तो किस प्रकार से ये जो एलिमेंट्स या जो हैं मिनरल्स जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में मूव करते हैं, ठीक है, वो जो साइकिल है या चक्र है उसी को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करने वाले हैं। उसके बाद है एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन। किस प्रकार से जो जीव जंतु हैं वो अपने हैबिटेट में या अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडप्ट करते हैं, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं एडाप्टेशन। और समय के साथ जो उनकी फिजिकल नीड्स होती हैं उसके साथ कैसे अपने बॉडी में वो चेंजेस लाते हैं, कैसे उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज होता है, ठीक है, कैसे वो इवॉल्व करते हैं, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ह्यूमन इम्पैक्ट्स। क्योंकि बायोस्फीयर का जो पार्ट है, इंसान जो है वो भी बायोस्फीयर का पार्ट है, तो उसके भी बहुत सारे जो हैं बायोस्फीयर पे कई प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार से वो बायोस्फीयर को इम्पैक्ट करता है, तो वो भी हमारे बायोस्फीयर में आते हैं और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। So that was all about environment, its components and various spheres. If you really like the lecture, do subscribe the Environment Matter and also share it with your friends. Thank you.